welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of For Your Information #FYI where we are going to discuss the history of 15th February। जी हाँ, आज हम नजर डालेंगे 15 फरवरी के दिन की घटनाओं पे, क्या घटा था, क्या हुआ था खास, और इसी चर्चा पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं हिस्ट्री गुरु, जिनका करेंगे स्वागत इस सेशन में। और सारे के सारे कैंडिडेट से कहेंगे कि जुड़े रहिएगा हमारे सेशन के साथ, देखते रहिएगा क्योंकि ये सेशन होने वाला है इंटरेस्टिंग, और कुछ जानेंगे हम इनमें कुछ खास बातें ऐसी जिनसे आपको एग्जामिनेशंस में हेल्प आउट मिलेगा ही मिलेगा। बट यस, बिफोर मूविंग टू द इवेंट्स, लेट्स फोकस अपॉन द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू जस्ट हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन एंड बिकम द सब्सक्राइब व्यूअर सो दैट यू कैन गेट बेनिफिटेड बाय ईच एंड एवरी वीडियोस प्रोवाइडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। महिंद्रास का ऐप तो है ही आपके साथ क्विजेस एंड एवरीथिंग के लिए, ताकि आप फायदा उठा सके और अपने एग्जामिनेशंस में सक्सीड आउट कर सके। तो हिस्ट्री गुरु की परमिशन हो तो लेट्स प्रोसीड विद द सेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के सेशन को क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए खास। बिल्कुल, तो लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट इवेंट व्हिच हेल्ड इन द ईयर 1764। यस, 1764 वो साल था, 15 फरवरी का दिन था जब सिटी ऑफ सेंट लुइस वाज एस्टैब्लिश्ड इन स्पेनिश लुसाना। तो सर, ये इवेंट किस तरीके से था? जी हाँ, यहाँ पर एक सिटी की बात की जा रही है। अमेरिका में एक सिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1764 में। कुछ और अगर हम इस सिटी के बारे में जानना चाहें कि आखिर इसके बारे में और कैसी चीजें खास हो सकती हैं, तो द सिटी प्लेड अ स्मॉल रोल इन द अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर। अगर हम बात करें अमेरिका के क्रांतिकारी वॉर की बात करें, रेवोल्यूशनरी वॉर की अगर हम बात करें, तो सिटी ऑफ सेंट लुइस ने काफी अच्छा किरदार निभाया था, काफी ज्यादा योगदान दिया था। एंड बिकम द पार्ट ऑफ यूएस। अगर हम बात करें यूएस का पार्ट कब बना, थ्रू द लुइसियाना परचेज इन 1803। जी हाँ, 1803 में लुइसियाना परचेज का अमेरिका के साथ जुड़ जाता है। तो द सिटी ऑफ सेंट लुइस वाज एस्टैब्लिश्ड इन स्पेनिश लुइसियाना, आज ही के दिन 15 फरवरी को। बिल्कुल। नेक्स्ट इवेंट की अगर हम बात करें तो वो घटा था 1923। 1923 was the year, 15th February was the date when Greece becomes the last European country to adopt the Gregorian calendar। जी हाँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर से हम सब अवगत हैं, स्टैंडर्ड कैलेंडर माना जाता है, डेट्स एंड मंथ्स एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब। तो ग्रीस कहीं ना कहीं आखिरी यूरोपियन कंट्री थी जिसने अडॉप्ट किया था। बिल्कुल सर, ये एक सेल्फ डिफाइंड इवेंट है, और आपसे जानेंगे बिल्कुल कि इसका और इंपॉर्टेंस किस तरीके से। बिल्कुल सीधा सा हमारे व्यूअर्स के लिए इसके लिए जो कहना है कि आज जो हमारे देश में कैलेंडर यूज किया जाता है जनवरी से दिसंबर तक, और जो लीप ईयर में एक दिन जुड़ जाता है, तो आज जो हम कैलेंडर यूज करते हैं उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर ही कहते हैं। तो यूरोपियन कंट्री वो आखिरी है, ग्रीस, जिसने 1923 में इस कैलेंडर को अपनाया। थोड़ा सा अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर पर फोकस करें तो दिस कैलेंडर इज द नेम आफ्टर द पोप ग्रिगोरी 12th। जी हाँ, पोप ग्रिगोरी 12वें नंबर के जो थे, पोप ग्रिगोरी, उनके नाम पर ही इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। हु इंट्रोड्यूस्ड इट इन अक्टूबर 1582। जी हाँ, अक्टूबर 1582 को इस कैलेंडर को पोप ग्रिगोरी साहब ने इसको यूं कहें कि लॉन्च किया था, या ये सामने आया था। बात करें द कैलेंडर वाज अ रिफाइनमेंट ऑफ द जूलियन कैलेंडर। इससे पहले जो कैलेंडर चलता था उसे हम जूलियन कैलेंडर कहते हैं, जिसमें कई सारी गलतियां थी, लेकिन इसको सही करते हुए और बेहतर करते हुए ग्रिगोरी साहब ने यह कैलेंडर लॉन्च किया, जिसे अपनाने वाले जो आखिरी यूरोपियन कंट्री था वो था ग्रीस 1923 में। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, देखते हैं बर्थडेज की कि किन किन के जन्मदिन होते हैं आज ही के दिन में। तो द फर्स्ट पर्सनालिटी व्हिच वी हैव, दैट इज नरेश मेहता। 1922 वाज द ईयर, 15 फरवरी वाज द डेट व्हेन नरेश मेहता वाज बोर्न। तो हिस्ट्री गुरु से जानेंगे कि व्हाट वर हिज सोशल कंट्रीब्यूशंस एंड हु वाज ही। जी हाँ, अगर हम बर्थडे सेक्शन की बात करें तो आज हम शुरुआत करें नरेश मेहता साहब से, जो कि 1922 में 15 फरवरी आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें, इनके बारे में अगर हम बात करें तो नरेश मेहता वाज अ हिंदी राइटर। जी हाँ, वह एक हिंदी राइटर थे, हिंदी रचयिता थे। इसके साथ ही साथ उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका था 1988 में, और साथ ही साथ ज्ञानपीठ अवार्ड भी इन्हें दिया जा चुका था 1922 में। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि डेथ की अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनकी जो डेथ हुई थी सन 2000 में हुई थी। तो जी हाँ, अगर नरेश मेहता की बात करते हैं, जाने माने हिंदी राइटर थे जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था 15 फरवरी को। बिल्कुल, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ, एंड नेक्स्ट इज राधा वल्लभ त्रिपाठी। 1949 वाज द ईयर, 15 फरवरी वाज द डेट व्हेन राधा वल्लभ त्रिपाठी वाज बोर्न। तो बिल्कुल आपसे जानेंगे हु वाज ही। जी हाँ, राधा वल्लभ त्रिपाठी की अगर हम बात करते हैं, 1949 से 15 फरवरी के दिन इनका जन्म हुआ था। आखिर ये कौन है, तो ये संस्कृत भाषा के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार रहे हैं। कविता संग्रह जो था इनका संधानम, जी हाँ, संधानम नाम की कविता संग्रह के लिए उन्हें 1994 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो जाने माने एक साहित्यकार थे। तो आज की अगर हम बात करें, शुरुआत की अगर हम बर्थडेज की बात करें, तो वो मोस्टली साहित्यकारों पर ही फोकस रहा है। बिल्कुल,
बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास डेथ की अगर हम बात करें तो यस द पर्सनालिटी विच वी हैव दैट इज सुभद्रा कुमारी चौहान। 1948 15 फरवरी का ही दिन था जब इनका देहांत हुआ था। तो बिल्कुल सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम भी कहीं ना कहीं सर साहित्य से, कविता लेखन से जुड़ा हुआ है। तो आज के जो सेशन में पूरी तरह से वो लेखन, यानी अगर हम बात करें साहित्य लिटरेचर पर ही, लिटरेचर पर ही आज का पूरा सेशन एक तरह से हमें लग रहा है कि आज का जो दिन साहित्यकारों के लिए ही था। चाहे उनके बर्थडे की बात करें, चाहे उनकी डेथ की बात करें। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें, हमारे व्यूअर्स जानते हुए एक जानी मानी कवि थी। और अगर उनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करें, यहाँ तो हम डेथ की बात करें, अगर उनके हम जन्म की बात करते हैं, 16 अगस्त 1904 को उनका जन्म हुआ था इलाहाबाद यूपी में। साथ ही साथ सी वाज एन फेमस हिंदी पोएट एंड सी जॉइंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जी हाँ, असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने पार्ट लिया था, असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था इन 1921 में, एंड वाज द फर्स्ट वुमेन सत्याग्रही टू कोर्ट अरेस्ट इन नागपुर। सबसे पहली वुमेन सत्याग्रही रही है जिन्हें नागपुर में अरेस्ट किया गया था इस आंदोलन में शामिल होने की वजह से। एंड हर मोस्ट फेमस कंपोजिशन इज झांसी की रानी। झांसी की रानी के नाम से जो इनकी किताब है, इनकी जो कविताओं का संग्रह है, वह काफी फेमस है, जो कि रानी झांसी की रानी पर, लक्ष्मीबाई के ऊपर बेस्ड है। बिल्कुल, 3-4 पंक्तियों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सिंहासन हिल उठे, इस तरीके से जो वो पोएम शुरू होती थी। तो ये कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स इससे बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। जी, हमने बच्चों ने पढ़ा भी है इसके बारे में कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान कवयित्री रही हैं तो बिल्कुल महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यस वी हैव गालिब। तो सर कविता, शायरी, लेखन, आज का दिन अगर हम बात करें तो यस डेडिकेटेड टू ऑल दीज पर्सनालिटीज। बिल्कुल, अगर हम बात करें मिर्जा गालिब की, कौन नहीं जानता इन्हें। मिर्जा गालिब 1869, आज के दिन ही इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी डेथ हुई थी, लेकिन फिर भी आज हम सभी के दिलों में आज ये जिंदा है, अपनी शायरी के माध्यम से, अपने शेरों के माध्यम से। अगर हम इनकी बात करें, इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1797 में, आगरा शहर में इनका जन्म हुआ था। जबकि अगर हम इनके फुल नेम की बात करें, पूरे नाम की बात करें, मिर्जा असादुल्लाह बेग खान। जी हाँ, मिर्जा असादुल्लाह बेग खान इनका पूरा नाम था। मिर्जा गालिब की अगर हम बात करते हैं, मुगल काल के जो आखिरी शासक थे बहादुर शाह जफर, उनके दरबारी कभी भी ये रहे हैं। जी हाँ, गालिब को मुख्यतः उनकी उर्दू गजलों के लिए भी जाना जाता था, और उसमें इन्होंने एक तरह से मास्टरी हासिल की थी, और उसमें ये बहुत ही फेमस से प्रसिद्ध थे। ऐसा हम नहीं, ऐसा गालिब ही कहते हैं। और अपनी शायरी में भी उन्होंने ये लिखा है और भी दुनिया में खुशनवर बहुत अच्छे। अगर हम बात करें गालिब की, है और भी दुनिया में खुशनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और ऐसा हम नहीं, ऐसा गालिब ही कहते हैं कि उनकी जो शख्सियत थी, उनकी जो लेखनी थी, उनकी जो शेर और शायरी थी, वो सभी से हटके ही थी, ऐसा हम भी जानते हैं। तो आज के दिन गालिब साहब की मौत हुई थी 15 फरवरी। बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आंसर सेशन, दैट मींस FYI क्वेश्चन बैंक का एक नया पेज। तो लेट्स लुक ओवर टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सरिस्का नेशनल पार्क लोकेटेड इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है जो कि स्थित है। तो यहाँ अगर हम बात करें उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, तो सर बिल्कुल हमें लगता है बहुत सरिस्का ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेशनल पार्क से जो ये प्रश्न पूछे आते रहे, इसका बहुत सीधा सा आंसर है। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं आसानी समझ गए होंगे, इसका जो सही आंसर है वह राजस्थान है। तो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लेक सिटी ऑफ इंडिया। निम्न में से किसे भारत का झील शहर कहा जाता है। ऑप्शंस हमारे व्यूअर्स के सामने है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, रायपुर। आई थिंक जयपुर नहीं होना चाहिए क्योंकि इसे पिंक सिटी भी कहते हैं, यानी गुलाबी शहर। उदयपुर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जी हाँ, तो मेरे हिसाब से इस शहर का जो सही है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो उदयपुर होना चाहिए। इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। मैं नास्तिक क्यों हूँ वॉज रिटन बाय भगत सिंह इन विच जेल। भगत सिंह द्वारा किस जेल में मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखी गई थी। जी हाँ, ऑप्शंस आपके सामने है, गोरखपुर जेल, सेकंड वन इज अलीगढ़ जेल, थर्ड वन इज लखनऊ जेल एंड फोर्थ वन इज लाहौर जेल। जी हाँ, वो नास्तिक थे और उन्होंने इस पर एक पूरा का पूरा पत्र और एक बुक लिख डाली थी, इसका नाम था मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो और सर हाँ, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बहुत ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले कि पर्टिकुलर बुक किसने लिखी, किस पर लिखी, पर ये क्वेश्चन कुछ है अलग सा, लेकिन यस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ लिखी गई थी। और व्यूअर्स को मालूम भी होगा क्योंकि जिस जेल में उनको फांसी दी गई थी, कहीं ना कहीं उसी जेल के बंदी गृह में। बिल्कुल, क्या आंसर इसका होगा लाहौर जेल। जी हाँ, मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वो लाहौर जेल ही होना चाहिए क्योंकि इसी जेल में उनको फांसी भी दी गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउंटेन एल्प्स इज इन, अल्पस पर्वत कहाँ है।
जी हाँ, आल्पस पर्वत कहाँ है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे व्यूअर्स के सामने है, वो बहुत ही फेमस है। ये अगर हम बात करें माउंटेन हिल है, माउंटेन हिल सीरीज है जो कि काफी फेमस है। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए वो स्विट्जरलैंड होना चाहिए। तो देखते हैं क्या व्यूअर्स भी ऐसा सोचते हैं। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The piece in India which received the lowest, the place in India which received the lowest rainfall is, भारत में वह स्थान जहां सबसे कम वर्षा होती है। आंसर हमारे सामने आ चुका है, बट यस सर यहाँ हम पूछेंगे लेह, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर। तो कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा ऑप्शंस देके। जी हाँ, हो सकता है जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर राजस्थान की। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शंस की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, लेटेस्ट डाटा की बात करें, तो लेह जो लद्दाख में स्थित है वहां पे सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। Who act as the chairman of the National Development Council? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शंस हम चाहेंगे बिल्कुल आप बोले, क्योंकि आंसर भी कहीं ना कहीं हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। जी हाँ, ऑप्शंस आपके सामने हैं कि अगर हम मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग की बात करें, सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग की बात करें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ प्लानिंग की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें। हमारे देश में अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं तो उसके भी जो अध्यक्ष हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही हैं, और राष्ट्रीय विकास जो परिषद है उसके अध्यक्ष भी कौन होते थे? अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ही होते थे। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यस, एक्टिविटी ऑफ ब्रेन इज रिकॉर्डेड बाय, मस्तिष्क की क्षमता किससे नापी जाती है? जी हाँ, व्यूअर्स के लिए काफी टफ क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला आई थिंक EEG करके एक डिवाइस होती है जिसके द्वारा मस्तिष्क की क्षमता को नापा जाता है। तो आज आप ये भी जान लीजिए कि आपकी दिमाग की क्षमता को भी नापा जा सकता है, और उसके लिए EEG नाम की एक डिवाइस को यूज किया जाता है। बिल्कुल। बढ़ते इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। The maximum gap between the sessions of the parliament can be, संसद के अधिवेशन के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कितने महीनों का मैक्सिमम जो अंतराल हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, गैप हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए वो होना चाहिए 6 मंथ, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Who destroyed the University of Vikramshila and killed all the Munas in the university? किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था और विश्वविद्यालय के सभी भिक्षुओं को मार डाला था? जी हाँ, अगर हम बात करें इतिहास से काफी अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर मॉन्क्स को मार डालने की बात की गई है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए आई थिंक इख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होना चाहिए। और आज बढ़ते हैं अगले अपने सेशन के आखिरी क्वेश्चन की ओर, और आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का होगा वह है The Book of Reham throws a light on the reign of which ruler? किस शासक के शासन पर रेला किताब प्रकाश डालती है? जी। फिरोज तुगलक, बालबन, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? जी हाँ, इसका जो सही आंसर, रेहला बुक की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड की सारी चीजों पर डिस्कशन करती है, प्रकाश डालती है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। सो व्यूअर्स, आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगली बार हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन जाने से पहले बिल्कुल डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन। यस, बिकॉज सेशन आपको पसंद आया है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI, आपकी जानकारी के लिए आप ही का सेशन है। कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए इस वीडियो लिंक को, ताकि बाकी कैंडिडेट्स भी हमारे वीडियोस से बेनिफिट ले पाए। एंड यस, इफ लेफ्ट विद द सब्सक्रिप्शन, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन बटन एज वेल। मिलेंगे फिर से नए सेशन में फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू।